हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो हमारे उत्कर्ष कोचिंग पे हुआ है मॉडल नंबर 1 उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं। तो मैं विलम्ब किए हुए बगैर आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। मॉडल नंबर 1 इसका हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, जिसके दो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिए हुए हैं। आइए हम इसको सोल्व करते हैं। निम्न में अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ इसका रिलेशन इन शब्दों से दिया हुआ है और हमें जो रिलेशन इन दोनों शब्दों में दिया हुआ है, इन दोनों समूह ग्रुप में दिया हुआ है, वही रिलेशन हमें इसके ग्रुप का इससे निकालना है जो अभी हमारे पास अज्ञात है। ओके, तो देखते हैं। मैं तो देखो यहाँ इसको अगर पास्ट करना है हमें तो पहले इस पर नंबरिंग कर देंगे, डायरेक्ट पास्ट हो जाएगा। जैसे y का हो गया यहाँ से 25, w का हो गया 23, z का हो गया 26 और x का हो जाएगा 24, u का 21, इसका 19, v का 22, t का 20। सेम इसी प्रकार से m का 13, k का 11, n का 14 और l का 12। अब आप यहाँ देखो, इसका संबंध, इस ग्रुप का संबंध हमें इससे ढूंढना है। तो 25 का 25 से डायरेक्ट 21 आ रहा है, तो कितने का अंतर आ रहा है? -1 का, सॉरी -4 का। और 23 का देखो यहाँ, 23 से डायरेक्ट 19 आ रहा है यहाँ, तो -4 का। 26 से 22 आ रहा है तो -4 का, और 24 से 20 आ रहा है तो -4 का। सेम इसी प्रकार से हमें जो यहाँ पर अननाउन है वो हमें मिलेगा, तो -4 का डिजिट मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से देखो, इसका -4 कितना होता है? 9। इसका -4 कितना होता है? 7। ठीक, इसका -4 कितना होता है? 10। इसका -4 कितना होता है? 8। इसको आई को 9 को क्या लिखेंगे यहाँ? आई। 7 को जी और 10 को जे और 8 को एच, अर्थात हमारा ग्रुप मिल जाएगा आई जी जे एच। ये हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलो। सुरेश की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है। सुरेश की उम्र श्याम से ज्यादा है, मतलब सुरेश की उम्र है ना, श्याम से 5 गुना ज्यादा है। अगर आप श्याम की उम्र 1 वर्ष मानते हो तो फिर सुरेश की उम्र हो जाएगी 5 साल। अगर आप श्याम की उम्र 2 वर्ष मानते हो तो सुरेश की उम्र हो जाएगी 10 साल, क्योंकि 5 साल ज्यादा है, यानी 5 का मल्टीपल है वो। तो देखो मैं मान रहा हूं यहाँ, माना कि इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, माना कि श्याम की उम्र x वर्ष है। ठीक, सुरेश की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है, तो हम जिससे कंपैरिजन कर रहा है वह, तो उसको हम मान लेंगे x। तो अपने आप ही सुरेश की उम्र कितनी हो जाएगी? सुरेश की उम्र हो जाएगी 5x। क्योंकि इन सवाल में देखो कोई फॉर्मूला नहीं होता, बेसिकली हम इनको करते हैं क्योंकि यहाँ गुना है तो हम 5 से गुना कर रहे हैं। अगर यहाँ ये सवाल यूं होता कि 5 वर्ष ज्यादा है तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ x + 5। ठीक, 10 वर्ष कम है तो हम x - 10। ओके, अगर अब आगे चलो, अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है, अंतर बोले तो माइनस, तो सुरेश की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो प्रश्नानुसार हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 5x - x = 8 वर्ष। x बराबर, यहाँ सॉरी 4x हो जाएगा, 5x में से x घटाएंगे तो 4x बराबर 8 और x इक्वल टू जाएगा 8 - 8/4, x बराबर हो जाएगा 2। ये किसका मान आया? x का, मतलब श्याम की उम्र कितनी है? x वर्ष। अब सुरेश की पूछ रहा है, तो सुरेश की उम्र को, उम्र यहाँ कितनी 5x है ना, तो मैं x का मान यहाँ रखूंगा, तो सुरेश की उम्र हो जाएगी, सुरेश की उम्र हो जाएगी 5 × 2 बोले तो
10 वर्ष हो जाएगी। ठीक, अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा दिए गए समुच्चय 1,8,27 के सर्वाधिक समान है। मतलब जो आपको जो 4 ग्रुप दे रखे हैं, इन ग्रुप में से देखना है जो ग्रुप की विशेषता इसकी है वो इसकी होनी चाहिए। दूसरी बात, इनके सर्वाधिक समान, मतलब सेम टू सेम कह सकते हैं हम कि ये किस प्रकार से हमने एक ग्रुप में जो 3 डिजिट लिए हैं, 3 संख्या ली हैं, तो वो किस आधार पर ली हैं, वो किस लॉजिक से ली गई हैं, उसी प्रकार से उसी मेथड को अपनाते हुए हम इन ग्रुप्स को चेक करेंगे कौन से ग्रुप में इसके समान है। तो हम जानते हैं यहाँ से इसका एक क्यूब घन कि हम जानते हैं कि a का घन क्या होता है 1, और यहाँ 2 का घन कितना होता है 8, और हम जानते हैं 3 का घन कितना होता है 27। अर्थात हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, a का घन कितना था 1, 2 का घन 8 और 3 का घन 27। ये a का घन, 2 का घन और 3 का घन है। तो इसी प्रकार से इन 4 विकल्पों में देखो आप कि केवल हम फर्स्ट में चलते हैं, ये किसका घन है, ये है 4 का घन, ये किसका घन है 5 का घन, और ये किसका घन है ये 6 का घन, यानी 4 का घन। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा रह जाएगा फर्स्ट। हमें बी सी डी को देखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे चलो, गाजर खाद्य पदार्थ और सब्जियों का वेन आरेख बनाओ। ये मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा चुका क्लास में। फिर देखो इसको, तो गाजर है और खाद्य पदार्थ और क्या है यहाँ सब्जियां। तो ठीक है, मैं इसको देखता हूँ, यहाँ सब्जियां हैं, यहाँ गाजर है, यहाँ क्या है बेटा खाद्य पदार्थ। तो ये जो गाजर है, ये गाजर है, मैंने इसको गाजर मान लिया कि ये गाजर है, और ये गाजर क्या बनती है बेटा सब्जियां बनती है। क्या बनती है सब्जियां। तो ये दूसरा सब्जियां, जो दूसरा राउंड है ये सब्जियों को इंगित करेगा, और सारी सब्जियां क्या होती है बेटा खाद्य पदार्थ होती है। क्या होती है, सारी सब्जियां होती है खाद्य पदार्थ। अर्थात हम कह सकते हैं गाजर, तो जो इसकी गाजर है, ये गाजर किस में आएगी सब्जियों में आएगी, और सारी सब्जियां किस में आएगी खाद्य पदार्थ में आएगी। आगे चलो, मनुष्य संबंधित है, मनुष्य संबंधित ऑक्सीजन से, मनुष्य संबंधित है ऑक्सीजन से, मनुष्य संबंध है ऑक्सीजन से, उसी प्रकार पौधे संबंधित होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य ऑक्सीजन लेता है, श्वास के दौरान क्या लेता है ऑक्सीजन लेता है, तो मनुष्य संबंधित है ऑक्सीजन से, उसी प्रकार पौधे संबंधित होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और पानी। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से ये श्वसन क्रिया में मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि पौधे भी सांस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे, CO2 को ग्रहण करेंगे। फिर वापस ही आ गया, कबूतरों, पक्षियों, कुत्तों के संबंध में वेन आरेख बनाओ। तो यहाँ भी सेम वही है, हम जानते हैं कि जितने भी कबूतर होते हैं, जितने भी उड़ने वाले ये होते हैं सारे, ये क्या कहलाते हैं पक्षी कहलाते हैं। अर्थात मैं अगर इस फर्स्ट को कबूतर मान लेता हूँ, मैं इसको फर्स्ट को कबूतर मान लेता हूँ, तो जितने भी कबूतर सब किसके अंतर्गत आएंगे पक्षी के अंतर्गत आएंगे। किसके अंदर है पक्षी के। और जो कुत्ते हैं ये पक्षी के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए कुत्तों का अलग वेन आरेख बन जाएगा। मतलब कबूतर किसके अंदर आ जाएंगे पक्षी के अंदर आ जाएंगे, और कुत्तों का अलग आरेख बन जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नए क्वेश्चन की तरफ, अगर माइनस का मतलब गुणा और गुणा का मतलब माइनस, प्लस का मतलब गुणा और माइनस का मतलब भाग चिन्ह है, तो इस संख्या का मान ज्ञात करो। ये समीकरण आपको दी हुई है, इस समीकरण का हमें मान ज्ञात करना है। ये जो दिया हुआ है इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, अर्थात आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें चिन्ह चेंज करना है, और चिन्ह चेंज करने के बाद आपको कैलकुलेट करना है और आंसर अपने आप आ जाएगा। चलो मैं चलता हूं, तो सबसे पहले इसको पास्ट कैसे करेंगे, जो आपको इक्वेशन दी हुई है, समीकरण दी हुई है, इसको सेम ऐसी कैसी हम लिख देंगे। देखो लिख दी मैंने। उसके बाद यहाँ चलो, यहाँ है भाग चिन्ह का मतलब गुणा, तो जहां भाग चिन्ह दिख रहा है आपको वहां गुणा कर दो। ठीक, फिर आगे चलो, गुणा का मतलब माइनस, तो जहां गुणा दिख रहा है वहां क्या कर दो माइनस। प्लस का मतलब गुणा, जहां प्लस का दिख रहा है वहां क्या कर दो गुणा। माइनस का मतलब भाग चिन्ह, जहां माइनस दिख रहा है वहां भाग चिन्ह कर दो। अब सोल्व करेंगे, तो हम इसको बोर्डमास के नियम सोल्व करेंगे। तो ये समीकरण को सोल्व करने से पहले ध्यान रखना बोर्डमास का नियम लगेगा
जिसमें सबसे पहले हम भाग को सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद में गुणा वाले को सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद में प्लस और माइनस, लास्ट में माइनस। तो देखो मैं पहले इसको सोल्व करूंगा, तो 16 में मैं 4 का भाग दूंगा, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार हो जाएगा, 4 बार। और सेम संख्या को मैंने वैसी की वैसी उतार दी। देखो यहाँ देखो ये 2 का 2, 8 का 8, 2 का 2। इसको पहले इन दोनों को भी करेंगे हम, इन दोनों को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, कितनी बार चल जाएगा, ये 4 बार। ठीक, अब किसी सोल्व करेंगे गुणा को, तो ये दोनों इनको सोल्व करेंगे और इनको भी सोल्व करेंगे। 8 दबे 16, इनको सोल्व करेंगे 4 दबे 8, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। देखो दोनों को सोल्व किया, मैंने माइनस वाले को सोल्व नहीं किया, मैंने यहाँ दोनों गुणा को सोल्व किया है। तो 16 में 4 के टाइम क्या बचेगा, 8। ऑप्शन कहाँ चल रहा है आपको, देखो 4, 8, 10, 12, आंसर क्या जाएगा, 8। आगे चले, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात करो। तो ये लुप्त संख्या है, देखो इतना इसमें हार्ड कुछ नहीं आता लुप्त संख्या का, क्योंकि ये बीएसटीसी का लेवल है तो थोड़ा सीधा आएगा इसमें, ये नहीं कि सीईटी का लेवल हो, तो इसमें सोचना पड़ेगा, ज्यादा भी डीपली जाएंगे उतनी इसमें। ये दिख रहा है यहाँ से, देखो इनका डिफरेंस देखे तो यहाँ 3 आएगा, इनका डिफरेंस 3, और इनका डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ 4, इनका डिफरेंस यहाँ जाएगा 7, इनका डिफरेंस यहाँ आ जाएगा 11। ठीक, तो डिफरेंस तो हो ही नहीं रहा यहाँ, इसका मतलब डिफरेंस यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, और यहाँ देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंस से होने वाला नहीं है। तो हम इसे कैसे करें, थोड़ा सा देखो इसको, 4 और 7 इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिला आपको, देखो 11, 4 और 7 को जोड़ने पर क्या मिला, 11 मिल गया। अर्थात हम कर सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या मिल गया, तीसरी संख्या मिल गई। पहली और दूसरी को जोड़ेंगे तो तीसरी मिल गई। इसके बाद से यहाँ देखो मैं इसको करके बता रहा हूँ आपको, 4 + 7 बराबर क्या जाएगा, 11। इसी प्रकार से अब 7 और किसे जोड़ेंगे, 11 को जोड़ेंगे तो 18 मिल जाएगा। देखो 7 + 11 बराबर 18। इसी प्रकार से 11 और 18 को जोड़ेंगे, 11 और 18 को जोड़ेंगे तो क्या मिल गया आपको, 29। इसी प्रकार से 18 + 29 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 47। इसी प्रकार से हम 29 और 47 को जोड़ेंगे, 29 और 47 को जोड़ेंगे, 29 और 47 को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तीसरी आ जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16 का 86 का 1, 4 2 6 1 7, छिंद्र मिला जो हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल रहा है। आगे चलो, ध्रुव और चुंबक समानुपात, ये आ जाएगा प्रश्नार्थक चिन्ह अनुपात बैटरी। तो इनका संबंध है वही इनका संबंध होगा। तो यहाँ ये दिख रहा है ये तो कि चुंबक में क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं, N और S, 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ऐसे ही यहाँ चुंबक में जब 2 ध्रुव होते हैं तो बैटरी में क्या होते हैं, बैटरी में ऊर्जा होती है, बिल्कुल होती है, बैटरी में बिजली होती है, बैटरी में टर्मिनल्स होते हैं, बैटरी में सेल्स होता है। तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ ऊर्जा तो होती है, लेकिन यहाँ जब ध्रुव की बात कर रहा है तो बैटरी में तो ध्रुव होंगे, तो बैटरी में जो प्लस और माइनस के ध्रुव होंगे उनको क्या बोलते हैं, हम टर्मिनल बोलते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन से क्या हो जाएगा, टर्मिनल। बहुत सारे बच्चे बिना 4 ऑप्शन पढ़े उसको ऊर्जा पे टिक कर देंगे और उनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो हजारों बच्चों के नीचे आ जाते हैं डायरेक्ट रैंक में। ठीक है, निम्न में से असंगत को छाटो। यहाँ असंगत मतलब बेमेल छाटना है, आपको क्या छाटना है, बेमेल को छाटो। बेमेल लिखा हुआ जाए तो भी एक ही बात है, और असंगत आ जाए तो भी एक ही बात है। तो आपको देखो यहाँ विस्तृत, विस्तृत का मतलब होगा चौड़ा, वाइड यानी चौड़ा। यहाँ देखो वाइड हो गया, यहाँ चौड़ा, मतलब ये है कि तो पर्यायवाची है। ठीक, यहाँ देखो हल्का भारी, यहाँ विलोम शब्द दे दिया, हल्का का क्या हो गया, भारी। यहाँ देखो लघु और छोटा, ये भी पर्यायवाची है। लघु का छोटा होता है बड़ा, और विशाल, बड़ा विशाल भी पर्यायवाची है। अर्थात ये तीनों पर्यायवाची है, ये तीनों तो क्या हो गए, पर्यायवाची। ये विलोम शब्द हो गया अलग, इसलिए ये अलग हो जाएगा। ठीक, आगे चलो, ये संख्या दी हुई है दशमलव में और आपको इसका मान ज्ञात करना है। ये आपको दी हुई 0.003, 0.02 का मान ज्ञात करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो संख्या दी हुई है उसको गुणा करना है। 0 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, भूल गए हम। तो पहले यहाँ कितनी संख्या है, 0 के बाद राइट 3, यहाँ कितनी है 2, तो 3 को मैं 2 से गुणा करूंगा, 1 तिया 3, 2 तिया 6। ठीक, और यहाँ ये देखो कि दशमलव कितनी संख्या छोड़कर लगा हुआ है, तो देखो इनको गिनो, 1 2 3, 1 2, तो 3 तो यहाँ छुट्टी हुई है, देखो 1 2 3 4 और 5, टोटल कितना है 5। हमारे पास अंक कितना है 1, तो हमें 4 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात हम कर सकते हैं कि जो दशमलव को गिनो, पहले 1 2 3 4 और 5 अंक छोड़कर हमें दशमलव लगा रहे हैं, तो इस आंसर में 5 अंक छोड़कर हम दशमलव लगाएंगे, लेकिन हमारे पास अंक कितना है 1, तो हम जबरदस्ती कहलाओ पीछे इन 0 0 लगा दो, लगा दिया। आगे नहीं लगाएंगे, आगे लगाएंगे तो संख्या बन जाएगी 6000 7000 जो भी होगी, 6000 ज्यादा हो जाएगी।
60,000 हो जाएगी, तो वो आगे नहीं लगाना, पीछे लगाना, क्योंकि दोस्तों मान लो यहाँ संख्या के इधर लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, तो हम भी आपको इधर आओ तो 1 2 3 4 5 हो गया, और मैंने यहाँ क्या लगा दिया 0। अब ऑप्शन में चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड देखो, यहाँ देखो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 है ना, ये भी नहीं आएगा। थर्ड देखो, दशमलव के बाद 1 2 3 4, यहाँ कितना है 5, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 3 ही जीरो है, देखो यहाँ कितनी जीरो है, 4 जीरो है। दशमलव के बाद यहाँ देखो 4 जीरो, यहाँ भी 4 जीरो, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, लेकिन यहाँ पीछे जीरो है, यहाँ जीरो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहें तो कोई भी संख्या को, मान लो मैं चाहूं तो मैं उसको 0.5 लिख सकता हूँ। मैं इसी संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.5, और मैं इसी संख्या को क्या लिख सकता हूँ 0.50। ठीक, ये की माने 0.5, इसको मैं 0.5, मैं इसको क्या लिख 0.5, अर्थात मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.0000060, अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर हम 16 तक सोल्व करेंगे। जो आपको लुप्त संख्या या मिसिंग नंबर का क्वेश्चन पूछ ले आपसे, मिसिंग नंबर लुप्त संख्या ज्ञात करो। तो इसमें देखो आप कि अगर हम इसे रो की तरफ से जोड़ेंगे इनको तो भी नहीं आ रहा, और भाग देंगे तो भी नहीं आ रहा इसमें। अगर हम कॉलम से बात करते हैं, जोड़ने पर या सब्सट्रैक्ट करने पर दोनों तरफ से नहीं आ रहा, तो फिर इसमें कुछ ना कुछ और दूसरा लॉजिक लगा हुआ है। इसमें लॉजिक लगा हुआ है कि यहाँ से जो 72 24 और यहाँ 6 है, तो कहीं ना कहीं हमें अगर बीच का माइनस ही ये मिसिंग नंबर ही दिया हुआ है, तो हमें इन दोनों संख्याओं में ऐसा रिलेशन ढूंढना है कि 24 मिल जाए। फिर हमें इस फर्स्ट एंड थर्ड वाले में ऐसा रिलेशन ढूंढेंगे जिससे हमें 16 मिल जाए। इसी प्रकार से 108 और 18 में भी हम वो रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ देखो, इन दोनों में भाग करेंगे तो 24 यहाँ नहीं मिल रहा है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक इसमें देखो कि जो 72 है, मैं यहाँ 72 को उसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 72 को देखो, फर्स्ट लाइन में 72 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मुझे मिलेगा 2 2 जा 4, 144 मिलेगा। और जो 6 है, अगर मैं इससे 6 से इनको डिवाइड करूं, 6 को मैं डिवाइड करूं 6 से, तो हो जाएगा 1 चंग चंग 2 चंग 12, 2 बचेगा 6 चौके 24। हाँ, मुझे 24 मिल गया, लेकिन ये इतना करना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हो सकता है दूसरी रो में यहाँ से गलत हो या ये ट्रिक गलत हो जो हम ये ट्रिक अपना रहे हैं। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ 96 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 12 9 18 19, 192। इसमें किसका भाग देंगे, 12 का। अगर हाँ हमें 16 मिल गया तो ये हमारी ट्रिक बिल्कुल सही है। तो देखो मैं भाग कर रहा हूँ, यहाँ 1 12 12, यहाँ से एक कितना मिलेगा, 7 हो गया, 72 हो गया, ये 5 12 6 12 72, यानी 16 मिल गया। सेम तो इसी प्रकार से हम 108 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 2 से करेंगे, तो ये जाएगा 1 8 8 2 8 16, 1 2 2 216 हो जाएगा। और यहाँ 18 का इसमें भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1 18 18, कितना बचेगा यहाँ से 3 36 हो गया, 1 18 18 2 18 24, 1 18 2 18 36, 2 18 36, तो हमें यहाँ से 12 मिला। क्या मिला, 12। 1 18 18, 3 बचा यहाँ से, और 36 बन गया, तो 1 18 18 2 18 36। तो ये हुआ फर्स्ट ऑप्शन मिसिंग नंबर का। इसके बाद यहाँ आपको कुछ संख्या दे दी जाएगी, वो इसमें देखो गलती होने के चांस रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी संख्या 5 3 5 3 9 5 3 ऐसे दी हुई है, बहुत सारी 6 5 3। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा इसको हाईलाइट करेंगे या फिर इसको अंडरलाइन कर देंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जो 13वां क्वेश्चन और 14वां क्वेश्चन है, ये इसी के ऊपर है आधारित, इसके आधारित है। तो कितनी बार 2 लगातार दिए हुए अंकों के मध्य में 2 का अंतर है, हमें यहाँ से ढूंढना है कि 2 का अंतर कहाँ है। तो मुझे बताओ, 7 और 5 के मध्य में 2 का अंतर है क्या, है। 5 और 9 के बीच में क्या, नहीं। इनके बीच में क्या, नहीं। फिर यहाँ 5 और इसके बीच में क्या, 2 का अंतर है क्या, नहीं। 5 और 2 के बीच में नहीं है, यहाँ भी नहीं, लेकिन 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है। फिर इसके बाद 5 9 में नहीं है, 9 4 में नहीं है, 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 9 में नहीं है, 9 5 में नहीं है, यहाँ भी नहीं है,
आगे चलते हैं हम, तो फिर हमें मिलता है अंतर यहाँ, फिर उसके बाद में यहाँ नहीं है, इनके बीच में नहीं है, फिर अंतर मिलता है यहाँ। उसके बाद में आगे चलो 3 और 5 के बीच में आपको अंतर मिल रहा है, देखो ढंग से देखो इसको, ये चीज ये यहाँ गलती होने के चांस रहेंगे हमारे, क्योंकि यहाँ मिल गया तो अपन डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो गलत है। तो यहाँ देखो 5 और 3 इनमें 2 का अंतर है, तो फिर 3 और 5 में भी 2 का अंतर है, इसलिए यहाँ डबल लाइन कर लेना आप। उसके बाद यहाँ चलो 4 और 5 के बीच में नहीं है, यहाँ है, यहाँ 3 का है, यहाँ भी 3 का है, लेकिन ये रहा 2 का अंतर। इसके बाद हम आगे चले, ये रहा 2 का अंतर, एक नहीं है, 5 और 3 में 2 का अंतर, 3 और 5 में भी वापस 2 का अंतर, और यहाँ नहीं है। तो देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हुआ इसका आंसर? इसका आंसर हो गया 7। ठीक, कितनी बार 2 लगातार। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, अपने पास मिल ही गया। कितनी बार 2 लगातार दिए गए अंकों के मध्य में 2 का अंतर है। सॉरी, हो गया कितनी बार 5 के बाद 9 आया है। अब हम देखेंगे 5 के बाद में क्या आया है, 9, परंतु इन जोड़ों में 5 से पहले 3 नहीं आना चाहिए, 5 के बाद में 9 भी आना चाहिए और 5 के पहले 3 भी नहीं आना चाहिए। तो हम देखते हैं 5 के बाद में 9 कहाँ आ रहा है, 5 के बाद में 9 ये यहाँ आ रहा है, एक 5 के बाद में 9, पर इसमें देखो कि 3 तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा 3 इसके पहले, ठीक है हम ले सकते हैं। 5 के बाद में 9 यहाँ आ रहा है, लेकिन इसके पहले कौन आ गया, 3, अतः हम इसको नहीं ले सकते। फिर आगे चलो, 5 के बाद में 5 के बाद में क्या है, 9, तो 5 के बाद में 9 यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ 3 नहीं आ रहा है, इसको भी हम लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। जिसको लेंगे उसका नीचे में अंडरलाइन कर रहा हूँ। 5 के बाद में 9 कहाँ आ रहा है मुझे बताओ, और 5 के बाद में 9 ही आ रहा, ठीक। 5 के बाद में देखो, 5 के बाद में 9 ही आ रहा, 5 के बाद में 9 ही आ रहा, लेकिन यहाँ कौन आ गया, 3 आ गया, अतः हम इसको नहीं लेंगे। इसी प्रकार यहाँ 5 के बाद 9, यहाँ 5 के पहले 3 यहाँ भी आ रहा है, इसलिए हम इसको भी नहीं लेंगे। 5 के बाद में 9 यहाँ आ रहा है, इसके पहले 6 आ रहा है, कोई बात नहीं, ले लेंगे उसको। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक। तो इसका जो ऑप्शन, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर यहाँ विकल्प नहीं लिखे हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो ये देखो कितनी बार 5 के बाद में 9 आया है, तो 3 4 5, 1 2 3 4 5, अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलो, ये जो सीक्वेंस वाला है क्वेश्चन, संख्या यहाँ से सीरीज वाला, ये बहुत सीधा ही दिख रहा है वो, कि यहाँ विषम स्थानों पर देखो, ऑड पैलेस पे देखो यहाँ 8 8 8, तो यहाँ से तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन यहाँ देखो 22 के बाद कौन आया, 28, कितना एड हो गया है यहाँ से, ये एड हो गया 6, वो एड हो गया है, तो इसे 28 में हम यहाँ 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 34, जो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखो असंगत को ज्ञात करो, तो यहाँ देखो आयताकार आकृति है, ये भी आयताकार आकृति है और ये भी आयताकार आकृति है, लेकिन ये आयताकार आकृति नहीं है। या हम इसको दूसरे तरीके से सीख सकते हैं कि यहाँ कितनी लाइन, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन यहाँ देखो आप इसको काउंटिंग करो तो 1 2 3 4 5 6, इसलिए दोनों तरफ से क्या हो गया, ये गलत। मतलब हम इसको कह सकते हैं असंगत को ज्ञात करो, मतलब ये क्वेश्चन ये असंगत है, इन तीनों से क्या है, अलग है, इसलिए हमारा यह बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, टोटल सिक्के कितने, 378 हैं टोटल सिक्के। उन सिक्कों में 1 रुपए का सिक्का भी है, 50 पैसे का सिक्का भी है, 25 पैसे के सिक्के भी हैं। उन सिक्के हो, उनके मूल्यों का अनुपात कितना है, जैसे मान लो इन सभी सिक्कों को उन्होंने जोड़ के देखा, और जो भी मिला कि 1 रुपए के इतने मूल्य हैं, 2 रुपए का इतना हुआ, 25 का इतना हुआ, उन सभी मूल्यों को उसने रेशो निकाल दिया, यहाँ से अनुपात निकाल दिया। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो आप यहाँ कि अगर मैं बात करता हूं, अगर 1 रुपए का सिक्का है तो उसके मूल्य उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, अर्थात हम जानते हैं यहाँ कि जैसे 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। यहाँ मैं 2 रुपए में बात करूँ तो 200 पैसे। सेम उसी प्रकार से मैं अगर यहाँ जैसे यहाँ 50 पैसे हैं, क्या है यहाँ 50 पैसे, और मुझे 1 रुपया प्राप्त करना है, तो मैं 50 पैसे प्लस 50 पैसे करूंगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, 1 रुपया। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 50 पैसे मिलकर क्या बनता है, 1 रुपया। तो यहाँ 50 पैसे किसी के पूछा उसने,
और हम जानते हैं अगर इसी प्रकार से अगर हम 4 बार 4 25 पैसे ऐड करेंगे, 25 पैसे प्लस 25 पैसे प्लस 25 पैसे, इन चारों को जब हम ऐड करेंगे तब जाके क्या बनेगा, 1 रुपया बनेगा। लेकिन यहाँ हम इस 1 रुपये को यहाँ 100 पैसा कितनी बार है, ओनली एक ही बार है, अर्थात 1 रुपये का 1 रुपया हो जाएगा वो। और 1 रुपया 50 पैसे बनाने के लिए हमें 2 बार ऐड करना पड़ेगा। यहाँ देखो आप 100 पैसा है, 1 रुपया में 100 पैसा है, तो इसको 1 रुपया बनाने के लिए हम इसको 100 पैसे को क्या करेंगे, किससे ऐड करेंगे, नहीं करेंगे ना, क्योंकि खुद 100 पैसा ही क्या है, 1 रुपया है। लेकिन यहाँ देखो आप, यहाँ अगर हम 50 पैसे ऐड करते हैं तो 2 बार हमें 50 पैसे ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 1 रुपया मिलेगा। और यहाँ 25 पैसे 4 बार हमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 1 रुपया मिलेगा। सेम उसी प्रकार से इसी को समझेंगे तब जाके ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। कैसे, आपको सिक्कों की संख्या दी हुई है टोटल, तो हमें जो आपको ये दिया हुआ है मूल्य, तो इन मूल्यों को हम सिक्कों में बदलेंगे। जो आपको यहाँ ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में देखो आप, जो आपको यहाँ दिया हुआ है सेम उसी प्रकार से हम इनको बदल लेंगे। अब देखो आगे 378 है, मैं मान लेता हूं, देखो यहां माना कि जो 1 रुपये का है, यहां से माना कि 1 रुपये के कुल सिक्के मैं मान लूंगा बेटा उसको 13x। सेम इसी प्रकार से 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के कुल सिक्के वो हो जाएंगे हमारे पास 11x। सेम उसी प्रकार से 25 पैसे के कुल सिक्के वो हो जाएंगे हमारे पास यहाँ से 7x। अब देखो, अब इसमें देखना आप, जो 50 पैसा है, मैंने अभी जस्ट यहाँ बताया था आपको कि जो 1 रुपया है उसका तो 1 से गुणा कर दिया, लेकिन जैसे यहाँ 50 आया तो 50 का यहाँ 11 नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 रुपये में 50 पैसे कितने होते हैं, 2, यानी हम 50 पैसे यानी 2, इसका मतलब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो ये हो जाएगा 22x। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ 25 पैसे कितने बार हमने यहाँ ऐड किए थे भी, 4 बार, इसलिए इसका किसे गुणा करेंगे, 4 से, तो ये हो जाएगा बेटा 28x। लेकिन यहाँ किसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 100 पैसे में 1 रुपया होता है, यानी एक ही बार 100 पैसा हुआ, तो यानी एक को किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से, तो 13x हो गया। ठीक, ये आपको मिल गए इसकी संख्या, टोटल सिक्कों की संख्या। 1 रुपये के सिक्के इतने हो गए 13x, 50 पैसे के सिक्के हो गए 22x, और 25 पैसे के सिक्के हो गए 28x। अब प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है 378 कुल सिक्के, तो इन तीनों को मैं ऐड करूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे 378 के बराबर, मतलब 13x प्लस 22x प्लस 28x इक्वल टू आ जाएगा वो 378। आप चाहो तो इसको कॉपी में ऐड कर लेना, उस जो आपकी नोट्स की कॉपी है उसमें ऐड कर लेना, ताकि दोबारा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। और हम सभी को ऐड करेंगे तो 8 2 10 3 13, 13 का 3 हासिल का 1 2 2 4 1 5 5 1 6, 63x बराबर कितना हो गया, 378। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे हम, तो x बराबर हो जाएगा 378 बटा 63। हम 63 का भाग देंगे, लेकिन 63 का पहाड़ा नहीं आता, तो यहाँ से इकाई का अंक घटा लेंगे, कितना बचा, ओनली 6। 63 का पहाड़ा नहीं आता, इसलिए इकाई अंक घटा लेंगे, कितना बचेगा 6। तो इधर ऊपर से भी इकाई का अंक घटाना पड़ेगा, वहां से हटाएंगे तो कितना बचेगा 37। तो 37 में 6 का पहाड़ा कितना आ जाएगा, 6 बार, 6 छक्के 36 होता है ना। तो यहाँ से देख लो, एक बार इसको गुणा करीब देख लो, 63 को मैं 6 से गुणा 18 का 1 36 1 37 आ गया 378। देखो, तो ये फास्ट सॉल्यूशन करने की ट्रिक है। तो कितना हो जाएगा ये 6 बार, x का मान कितना है, 6 आ गया हमारे पास। लेकिन हमें किसकी पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की, तो 50 पैसे के कुल सिक्के कितने मुझे बताओ, 22x। तो मैं लिखूंगा अतः 50 पैसों के कुल सिक्के, 50 पैसों के कुल सिक्के। तो मेरे बच्चों यहाँ देखो आप, मैं उसको लिखूंगा 22, यहाँ x गुणा हो रहा है तो x का मान कितना है 6, तो हो जाएगा 6 2 12 1 13, 132 आंसर आ गया। ये रहा आपके अ ब स द ABCD है वहां, तो यहाँ कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा 132, किसमें, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे का देखते हैं।
इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, किसी कोटबा समय स्टाइल को यू वी जेड जेड सी लिखा जा सकता है और इसको ये लिखा जा सकता है, तो इसको क्या लिखेंगे? तो आप यहाँ देखो, मैं इसका नंबरिंग कर रहा हूँ। इसका हो गया 19, टी का हो गया 20, वाई का हो गया हमारे पास 25, एल का हो गया 12, ई का हो गया 5। इसको अपन ने क्या लिखा? इसको लिखा हमने 21, वी का लिखा हमने 22, जेड का 26, जे का 10 और सी का 3। इसी प्रकार से यहाँ बी का लिखेंगे 2, एल का लिखेंगे 12, यू का लिखेंगे 21, एन का 14 और टी का क्या लिखेंगे हम यहाँ 20 और यहाँ डी का हो जाएगा 4, एन का हो जाएगा 14, वी का हो जाएगा 22, एल का हो जाएगा 12, आर का हो जाएगा 18। अब हमें किसका ज्ञात करना है? एम ओ यू एल डी का। तो यहाँ एम ओ यू एल, देखो मैंने इन दोनों को संख्या में चेंज कर लिया ताकि हमारा क्वेश्चन फास्ट हो जाए, नहीं तो इसमें ए बी सी डी बोलेंगे यू के एल एम एन, इससे गलती होने के चांस रहते हैं। इसलिए मैंने इन दोनों को चेंज कर लिया संख्या में, और ये पीछे वाले हैं इन दोनों को चेंज कर लिया संख्या में। तो अतः हम इसको भी किसी चेंज कर लेंगे संख्या में। तो मैं एम का लिख रहा हूँ 13, देखो, ओ का लिख रहा हूँ यहाँ 15, यू का लिख रहा हूँ मैं यहाँ 21, एल का लिख रहा हूँ मैं यहाँ 12 और डी का लिख रहा हूँ मैं यहाँ 4। अब मेरे बच्चों देखो, यहाँ देखो, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है? प्लस का 2। यहाँ कितना बढ़ रहा है? प्लस का 2। यहाँ कितना बढ़ रहा है? प्लस का 1। यहाँ कितना घट रहा है? माइनस का 2। यहाँ कितना घट रहा है? माइनस का 2। मतलब पहले तो प्लस के 2 बढ़ रहे हैं, फिर प्लस का 1, माइनस 2 यहाँ भी देखो, प्लस के 2 प्लस के, यहाँ प्लस का 1, माइनस के 2, माइनस के 2। तो इसी प्रकार से प्लस का 2 मतलब कितना आएगा? यहाँ 15, फिर यहाँ प्लस का 2 बोले तो 17, प्लस का 1 बोले तो 22, माइनस का 2 बोले तो 10 और माइनस का 2 बोले तो 2। 4 में से 2 घटाए 2। अब 15 को हम क्या लिखते हैं? 15 को हम लिखते हैं ओ। क्या लिखते हैं? ओ। 17 को क्या लिखते हैं? क्यू। वी को क्या लिखते हैं? सॉरी, 22 को वी। और 10 को क्या लिखते हैं हम? ई जो, यानी जे लिखते हैं, ओ जे का यहाँ बी लिखते हैं। तो ओ क्यू वी जे बी, ओ क्यू वी जे बी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास आ जाएगा। ठीक, आगे चलें। ये समझ में आ गया होगा आपके? आगे चलते हैं। तीसरा 19वां क्वेश्चन में यहाँ ऊपर अभी सोल्व कर रहा हूँ। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए हमारे पास जगह नहीं होने की वजह से यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आ रही है हमारे, और डिजिटल बोर्ड भी नहीं है ये, इसलिए बार बार इसमें क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है। माइक कोई व्यक्ति होगा, कोई लड़का होगा, अपने घर से निकला और इतने मील पश्चिम पूर्व पश्चिम, तो इस क्वेश्चन आते ही आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, इस तरह से। ये आपको याद है, इसलिए मैंने आपको सिखा रखा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। भूल भी जाए तो मैं, ये कितनी दिशाएं? 4। जहां से 4 कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो जहां से स्टार्ट करते हैं वहां पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये हमारी ट्रिक रहेगी इसकी। तो देखो आप, चलते हैं। माइक अपने घर से, मान लो उसका घर यहाँ है, माइक अपने घर से 10 मील पश्चिम की ओर चलता है, मतलब इधर कितना चल रहा है? 10 मील, 10 मील चलता है। ठीक, फिर दाहिनी ओर मुड़कर, दाहिनी यानी इसका बायां तो ये हो जाएगा, दाया वो हो जाएगा। 10 मील चलता है, दाया मुड़ के कितना चल रहा है? 10 मील। और फिर बायां मुड़कर 5 मील चलता है, यानी बायां मतलब वापस इधर, इसका बायां, ये इसका मुंह इधर है ना, तो ये बायां हो जाएगा, 5 मील इधर बायां चला। फिर बायां मुड़कर, अभी इधर जा रहा है ना, तो इसका बायां कौन सा हुआ? ये नीचे वाला हुआ बायां, देखो इधर ही जा रहा है, तो इसका नीचे वाला बायां हो गया। बायां मुड़कर 10 मील, फिर बायां मुड़कर 10 मील चला, यानी 10 मील ये चल गया, यहाँ आ गया, यहाँ 10 मील, अभी वो यहाँ आ गया। ठीक है ना, अंत में वो बायां ओर मुड़ता है, अभी उसकी दिशा नीचे है तो उसका बायां ये हो जाएगा और दायां ये हो जाएगा, तो बायां में मुड़ कर कितना चलता है? अंत में वो 15 मील चलता है, इधर चलेगा। तो इधर चलेगा, तो मेरे बच्चों जब यहाँ से यहाँ 5 है, तो 5 तो ये हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 10 है कि नहीं है, तो 5 ये हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 15 मील हो जाएगा। मतलब वो वापस कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उसके तात्कालिक स्थान से, मतलब जो भी वहां पहुंचा है, उसका घर कितनी दूर है, तो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पहुंच गया ना वो, तो उसकी दूरी है ही नहीं, वहां बची नहीं दूरी, तो हम उसको बोलेंगे, यहाँ देखो 0 मील, 0 मील मतलब उसने कुछ दूरी चली ही नहीं। ठीक है ना, तो 0 मील हो गया, वो क्या हो गया? वो 0 मील। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां। अब देखो इसमें,
दिव्या और दत्त की औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष। दिव्या और दत्त की, यानी दो व्यक्तियों की, दिव्या और दत्त, दिव्या और दत्त, इनकी औसत आयु कितनी है? 22 वर्ष। 22 वर्ष, ये है इनकी औसत आयु। और मैं आपको एक बात बता दूं, सवाल में औसत आयु से जब हम टोटल आयु निकालते हैं तो जितने व्यक्तियों की औसत आयु दी हुई है उन व्यक्तियों की संख्या से डायरेक्ट गुणा कर देते हैं तो कुल आयु आ जाती है। यहाँ कितने व्यक्ति हैं मुझे बताओ? दो व्यक्ति, दिया और दत्त। तो मैं कुल आयु निकालूंगा, क्या निकालूंगा? कुल आयु। तो कुल आयु मेरे बच्चों, इसे किससे गुणा कर देंगे? 22 को 2 से, 2 बच्चे ना यहाँ, तो 2 से गुणा कर देंगे। 2 × 22 बोले तो 44 साल आ जाएगी। ठीक, आगे चलो। यदि सूर्य की उम्र भी जोड़ दिया जाए, अब 44 साल में क्या जोड़ दी मैंने? सूर्य की उम्र भी जोड़ दी, तो तीनों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 28। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कौन कौन सी? दिव्या प्लस दत्त प्लस सूर्य। यस, दिव्या प्लस दत्त प्लस सूर्य, तीनों आ गए ना। तीनों की कितनी देर की औसत आयु? 28 वर्ष। अब मुझे बताओ, अगर मैं कुल वर्ष निकालना चाहता हूँ, तीनों का कुल वर्ष निकालना चाहता हूँ, तो मैं 28 को किससे गुणा करूंगा? 3 से करूंगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करूँ इसको। 8 × 24 है 4, 80 निकाल 2, 8 1 × 3 2 × 6, 6 2 8, कितनी हो गई? 84 वर्ष हो गई। अब क्या पूछा उसने? तो बताओ सूर्य की उम्र कितनी थी? तो हम जानते हैं जब तीनों की टोटल आयु इतनी है, दोनों की टोटल आयु 44 साल है, तो 84 में से 44 माइनस कर देंगे तो सूर्य की आएगी नहीं आएगी? तो मैं लिखूंगा अतः सूर्य की आयु, अतः सूर्य की आयु 84 माइनस 44, ये हो जाएगा 40 साल। और हमारे ऑप्शन में कहा 40 साल? ये डी ऑप्शन है हमारे, डी में आ जाएगा 40 साल। अतः सूर्य कितनी हो जाएगी? 40 साल। कुछ भी नहीं सवाल में, औसत दी हुई है तो आप जितने लोगों की औसत दी हुई है उतने लोगों से गुणा कर देते हैं हम, तो अपने आप कुल आयु आ जाती है। यहाँ 3 की औसत दी हुई है, 3 से गुणा कर दिया और उसे माइनस कर दिया, तो जिसकी ऐड करी थी, जोड़ी थी हमने, उसकी उम्र आ गई 40 साल। हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले। राज को मुकेश से, ये राज है, इसको मुकेश से ज्यादा अंक मिले। मैं यहाँ मुकेश लिख रहा हूँ, ठीक। राज को मुकेश से क्या मिले? ज्यादा अंक मिले, परंतु प्रिया जितने नहीं। लेकिन प्रिया जितने नहीं, इसका मतलब प्रिया को इसे ज्यादा मिले हैं। प्रिया राज के आगे आ जाएगी। प्रिया को गौरव और कविता से ज्यादा अंक मिले। इस प्रिया को गौरव और कविता से, मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ। इस प्रिया को गौरव और कविता से ज्यादा अंक मिले। गौरव और कविता, इस गौरव और कविता से ज्यादा अंक किसको मिले? प्रिया को मिले। मैंने इसको देखो 2 सीक्वेंस में लिख लिया इसको। गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए। गौरव है ना जो, उसको मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए, इसका मतलब ये गौरव कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए, परंतु उसके अंक इन 5 से कम नहीं है। इसका मतलब जो प्रिया से कम मिल रहे थे कविता को, ये कविता कहाँ आ जाएगी? कविता आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी कविता। ओके। अंकों की अवरोही व्यवस्था में दूसरे स्थान पर कौन है? अवरोही, इसका मतलब हम कह सकते हैं कविता ज्यादा गौरव को, गौरव ज्यादा मुकेश को, मुकेश से ज्यादा राज को, राज से ज्यादा प्रिया को। तो अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा नंबर इसको मिल रहे हैं। तो अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, ज्यादा कम फिर कम फिर कम फिर कम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इनको मिला है, उससे कम किसको मिला है? इसको। तो उसने क्या बोला? अवरोही व्यवस्था में दूसरे स्थान पर कौन है, मतलब घटता हुआ क्रम में। तो इसके बाद में कौन आएगा? ये आएगा, फिर इसके बाद में ये आएगा, तो दूसरा स्थान पूरा फर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा, तो यानी राज को मिले हैं। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली। ये एक लड़के का परिचय कराते हुए ये लड़की क्या बोलती है कि यह मेरे मामा, यानी इसके मामा कौन है? यह मेरे मामा के पिताजी। तो मामा की कौन है बेटा? ये पिताजी, मामा के पिताजी। बताओ इस लड़की का क्या हो गया? यहाँ से संबंध नाना का। किसका हो गया? नाना का। लड़की बोली, देखो स्टेटमेंट पढ़ते जा रहे हैं और हम लिखते जा रहे हैं। ये मेरे मामा, तो लड़की का आगे आ गया मामा। के पिताजी लिख दिया, तो मैं तीसरा संबंध अपने आप स्थापित हो गया, नाना का। पिताजी की लड़की, यानी पिताजी की क्या है? ये लड़की। मान लो कोई पिताजी की लड़की है, तो आप मुझे बताओ, यानी जो नाना जी की लड़की है,
तो उस लड़की को क्या लगी होगी मुझे बताओ, माँ लगी है ना, तो माँ लग गई। लड़की का लड़का यानी इस ये जो है यहाँ स्त्री वो इसकी माँ है, इसका लड़का, तो इसका लड़का, इस लड़की की माँ कौन है, ये है, इसका लड़का, इस लड़की का क्या लगा मुझे बताओ, भाई होगा, है कि नहीं है, भाई। तो लड़की का लड़के से क्या संबंध है, तो बहन भाई है, क्या है वो, बहन भाई। देखो दोबारा फिर बोल रहा हूँ, एक लड़की बोली कि ये मेरे मामा, तो पहले बनाएंगे मामा, ये पिताजी, तो पिताजी बना देंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ जो उन्होंने यहाँ पिताजी की बोली, तो हम अपने आप यहाँ तीसरा संबंध स्थापित हो गया नाना का, नाना बन गई। तो नाना की लड़की यानी उस लड़की क्या हो गई, वो माँ। लड़की का लड़का मतलब इस लड़की का लड़का, तो उस लड़की का क्या हो गया, वो भाई। तो कौन सा संबंध हो गया, बहन और भाई का। ठीक, निम्न में से कौन सा दूसरे से संबंधित नहीं है, यानी बेमेल छाड़ना है आपको। सितार, गिटार, बांसुरी और सारंगी। सितार तत्वाद्य यंत्र है, गिटार तत्वाद्य यंत्र है, बांसुरी सुशिरवाद्य यंत्र है और सारंगी तत्वाद्य यंत्र है। मतलब ए, बी और डी ये तीनों तत्वाद्य यंत्र हैं। इनमें तारों का यूज होता है। बांसुरी इसको मुंह से बजाया जाता है, इसलिए ये सुशिरवाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा बांसुरी। ठीक, अगला क्वेश्चन, ए, बी और डी की तुलना में भारी है। जो ए है बी और डी की तुलना में क्या है, भारी। मतलब यहाँ बी और डी आ जाएगा, उससे भारी कौन है, ए। सी डी की तुलना में हल्का है। सी डी की तुलना में क्या है, हल्का। मतलब डी क्या आ जाएगा, भारी। बी डी की तुलना में हल्का है। जो बी है डी की तुलना में क्या है, वह बी भी क्या है, डी की तुलना में हल्का, यानी बी भी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक, लेकिन ई से भारी है। बी डी की तुलना में तो हल्का है, लेकिन ई से क्या है, भारी। मतलब ई, ई से क्या है, बी भारी। इनमें से सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी कौन आ रहा है यहाँ, ए, ए भारी रहेगा। आगे चलें, इसको हटा देता हूं मैं, ढंग से लिख लेंगे इसको। ए बी की बहन है। जो ये ए है ना, ये किसकी बहन है, बी की। ए बी की बहन है। एफ जी की पुत्री है। तो जी की पुत्री कौन हुई, जी की पुत्री हुई एफ। सी बी की माता है। जो ये सी है वो किसकी माता है, बी की। यानी बी की पुत्री कौन है, ये। ठीक है ना, तो मैं इसको थोड़ा उल्टा लिख रहा हूँ मैं, यानी ये है, ये कौन हो गई, माँ। ये इसकी क्या हो गई, पुत्री। ठीक, और इसकी क्या हो गई, बहन। डी सी का पिता है, यानी इसकी पुत्री, यानी जो डी है ये बाप है, यानी डी सी का पिता है, मतलब ये बाप है। ठीक है ना, ये पिता है। और इसकी पुत्री कौन हो जाएगी, सी। इसकी पुत्री सी की पुत्री कौन, बी, और बी की बहन ये। अब आप भी मुझे बताओ कि ये जो दो बी और ये है ए, ये दोनों बहने हैं या बहन भाई हैं। तो यहाँ से बताओ ये कि ये नाना लगाए नहीं लगाएंगा, क्योंकि इनकी माँ है, पिताजी हैं ये। तो इन दोनों का नाना कौन हो गया, डी। आगे चलते हैं, ए डी लिख दिया, ए, अच्छा, ई डी की माता है। जो ई है ना, डी की माता, ई डी की माता है। ई डी की माता मतलब जो मैं लिख रहा हूँ, ई डी की माता है, ये माता। ए का डी से संबंध बताओ, ए का डी से, तो उसने ये एक्स्ट्रा दे दिया, तो ए का डी से संबंध क्या हो जाएगा, नाना का। ए का डी से संबंध, अगर यहाँ ऑप्शन में यूं आता दोहित्र, दोहिता, दोहित,
दोहित्र, तो इसका क्या हो जाता है, ऑप्शन ये हो जाता है। पर यहाँ दोहित्र नहीं आया, यहाँ नाना आया है, तो इस नाना को हम सही मानेंगे यहाँ, क्योंकि एक का संबंध डी से क्या है, नाना का है। आगे चलो, असंगत को छाटो, द्वीप, तट, प्रायद्वीप, नकली स्थान। अब द्वीप क्या होता है, तट क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है और नकली स्थान क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो जो ये द्वीप है, ये नदी के कोई भी हो, ये द्वीप होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है, चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है, वो कहलाता है द्वीप। तट है, ये तट एक तरफ पानी होता है और तीनों तरफ, जैसे नदी का तट हो, समुद्री तट हो, कुछ भी हो। प्रायद्वीप जिसमें तीन तरफ से क्या होता है, पानी होता है। ये तीनों तरफ से क्या होता है, पानी होता है, और एक तरफ क्या होती है, भूमि। और इसमें देखो, इसमें केवल एक तरफ पानी होता है। द्वीप में देखो चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है। लेकिन नकलिस्तान वो भूमि होती है जहाँ नमभूमि, हम जिसको नमभूमि बोल सकते हैं, जहाँ पर हरियाली होती है, बहुत सारी वनस्पति उगी रहती है, वो है नकलिस्तान। और यहाँ प्रायद्वीप, यानी यहाँ तट से संबंधित बात हो रही है, यहाँ भी तट से संबंधित बात हो रही है, और यहाँ भी तट से संबंधित बात हो रही है, इसलिए तीनों अलग हैं, ये अलग है। तो उसने बोला संग छाटो, इसका आंसर आ जाएगा नकलिस्तान। असंगत को छाटो, फिर वही क्वेश्चन आ गया, पेन, रबर, पेंसिल और शिक्षक। तो इसमें दिख रहा है ये लिखने से संबंधित है, ये भी स्टूडेंट काम आता है, और ये भी पेंसिल लिखने से संबंधित है। शिक्षक ये है, ये देखो ये एक व्यक्ति है, जबकि ये एक तरह से निर्जीव है ये, और ये स्टूडेंट के काम आती है, निर्जीव है। तो हम यहाँ पर किसको लगा देंगे, यहाँ शिक्षक को। ये बहुत सीधा क्यों नहीं दिख रहा है उधर, ठीक है। चले, किसी कूट भाषा में बेट को 23 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सेठ को क्या लिखेंगे। तो यहाँ देखो बेट, मैं बी का क्या लिख रहा हूँ, 2, ए का 1 लिख रहा हूँ और टी का 20 लिख रहा हूँ। तो 2 + 1 + 20 इक्वल टू कितना हो गया, 23। तो सीधी सी बात है, यहाँ सी का कितना जाएगा, 3, ए का 1 + टी का 20, मतलब कितना जाएगा, 24। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं। एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं, उनके सिर की गिनती 80 है और पैरों की संख्या कितनी है, 200। सिर कितने हैं, 80, पैर कितने हैं, 200, कितने मोर हैं। तो देखो मैं मान लेता हूं, माना हिरण कितने हैं, x, माना हिरण कितने x, और मोर कितने हो गए, मोर हो गए y। मैंने मान लेता हूं कि माना हिरणों की संख्या कितनी है, x, और मोर हो गए y। तो देखो उनके सिर दिए हुए हैं, तो यहाँ से सिर दिए हुए हैं, तो एक हिरण की एक ही सिर रहेगा। तो x हिरण के कितने सिर हो गए, यहाँ हो गए उनके x, एक मोर के एक सिर रहेगा, तो मोर के टोटल सिर कितने हो गए, y। तो किसके बराबर हो जाएगा, यानी एक हिरण, x हिरण है तो x सिर हो जाएंगे, y मोर है तो y सिर हो जाएंगे। टोटल सिर की संख्या कितनी हो जाएगी, 80। क्वेश्चन नंबर इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट हो गई। इसी प्रकार से अब बात करें पैरों की, तो मुझे बताओ एक हिरण के कितने पैर होते हैं, 4। एक हिरण के कितने पैर होते हैं, 4। तो यहाँ देखो हिरणों की संख्या कितनी है, x, हिरणों की संख्या x है, तो ये हो जाएंगे 4x। और मोर के पैर कितने होते हैं, 2, तो यहाँ मोर की संख्या हो जाएगी 2, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 200। 2 से भाग करेंगे यहाँ दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 100, समीकरण 2। अब यहाँ से हमें पूछी है मोर कितने होंगे, ये समझ आएंगे आपके, क्योंकि 4 से गुणा क्यों किया, क्योंकि ये हिरण के 4 पैर होते हैं, तो 4 x हिरण हो जाएंगे 4x। एक मोर के पैर होते हैं 2, तो यहाँ ये y मोर के पैर हो जाएंगे 2y बराबर 200। मैंने 2 से भाग कर दिया दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2x + y बराबर 100, ठीक। अब आप देखो यहाँ हम किसकी यहाँ संख्या ज्ञात कर रहे हैं, मोर की, कितने मोर हुए। तो मोर का मतलब ये हुआ मोर यहाँ कितना मान अपने y, तो हमें y का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 से x का मान खा रख देंगे हम समीकरण 2 में। समीकरण 1 से मैं x का मान खा रखा समीकरण 2 में, तो यहाँ से x का मान याद है क्या निकलेगा, यहाँ से x का मान निकलेगा x बराबर 80 - y, यानी आपको x का मान क्या रखना है, 80 - y कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। तो 2 में जहाँ x है वहां रख दो, 80 - y
प्लस वाई इक्वल टू 100 गुणा करेंगे तो 1 2 16 166 माइनस 2y प्लस वाई इक्वल टू 100। यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस वाई, इसको उधर भी देंगे तो 100 माइनस 166 तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 66 माइनस वाई बराबर माइनस 66 यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 66। हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये, हमारे ऑप्शन में आ रहा है ये चौथे ऑप्शन में आ रहा है, तो हमारे यहाँ मोर कितनी जाएगी 66। ठीक, और अगर वहां ये पूछ ले रहे की संख्या बताओ, तो जब यहाँ x प्लस वाई 80 है तो हमारे यहाँ मोर कितने आ गए 66, तो कितने बचे 20, क्या है यहाँ 20 ही रहने यहाँ। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये, मिटा देता हूं इसको, आगे चलें। चलो देखो बेटो, गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करता है तथा 1500 रुपये प्रति माह वो बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना होगा। अब यहाँ तुम्हें देख लो, मैं इसको सॉल्यूशन ऊपर लिख रहा हूँ। माना कि गुंजन 100 रुपये कमाता है, कितने कमाता है आप इन देख लो इसको 100 रुपये, या फिर इसको मान लो 100% कमाता है, उसमें से कितना खर्च करता है वो 75% क्या करता है बेटा वो खर्च, खर्च कितना करता है वो 75%। अब आप मुझे बताओ जब वो 75% खर्च कर रहा है तो कितना बचाता होगा, 25% बचाता होगा। और आपको क्या दिया हुआ यहाँ बचाना, कितना बचाना दिया हुआ यहाँ 1500 रुपये। ठीक, कुल मिला के यूं है जो दिया हुआ है यहाँ बचाना दिया हुआ है तो बचाने का निकाल लिया अपन ने कितना 25, अगर खर्च का दिया हुआ होता तो कहाँ लिखती यहाँ लिखती। तो मुझे बताओ 25 का मान किसके बराबर हो जाएगा 1500 के बराबर, यानी 25% कितना हो जाएगा 1500। और वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है मासिक वेतन, तो मासिक वेतन कितना मिल रहा था उसको 100 रुपये, तो 100% का मान निकाल लेंगे, तो 100% बराबर हो जाएगा 1500 बटा में जाएगा 25 इंटू हो जाएगा 100, 25 से कितनी बार कटेगा ये 4 बार, 4 को 15 से गुणा करो, 4 15 66, डबल जीरो की डबल जीरो, कितना आ जाएगा उसका मासिक वेतन 600 रुपये। ठीक, आगे चले संगला की तरफ चलते हैं। 2 5 9 19 3 37 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ क्या आएगा, इस डिब्बे में क्या आएगा देखना यहाँ, तो मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ दो, यहाँ इसको सम देखेंगे वो नहीं आ रहा, अंतर देखेंगे वैसे भी नहीं आ रहा, तो हम देखते हैं यहाँ 2 को, मैं 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 4, उसमें क्या 2 को 2 से गुणा करते क्या मिल गया 4, प्लस 1 जोड़ूंगा क्या मिल गया 5, आ गया 5। फिर मैं 5 को 2 से गुणा करूंगा कितना मिल गया 10, लेकिन यहाँ क्या करूंगा माइनस 1 करूंगा तो आ गया 9। फिर मैं 9 को 2 से गुणा करूंगा मिल गया 18, उसमें प्लस 1 करूंगा तो मिल गया 19। फिर मैं 19 को 2 से गुणा करूंगा मिल गया 38, मैं उसमें माइनस करूंगा मिल गया 37। फिर मैं यहाँ 37 को 2 से गुणा करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 74, फिर उसमें मैं प्लस क्या करूंगा 1 करूंगा और मुझे मिल जाएगा 75। देखो प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है ना, 7 2 14 8 1 3 2 6 1 7, तो यहाँ मुझे मिल गया फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, आगे चलो इसका सॉल्यूशन मैं अभी ऊपर बताऊंगा। चलो इसको हम ऐसे न करके हम डायरेक्ट इसको नंबरिंग करते हैं तो उससे थोड़ा सीधा हो जाता है सवाल। एस का कितना है बेटा 19, सी का 3, बी का 4, टी का 20, टी का 5, एफ का 6, 21 7 8। अब यहाँ देखो 20 21, यहाँ क्या जाएगा 22, 3 5 7 कितना जाएगा यहाँ 9, 6 8 यहाँ कितना जाएगा 10। देखो फिर जाएगा वी आई जे, वी आई जे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहली अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा, यानी पहला अक्टूबर क्या वार पड़ता है यहाँ सोमवार, कितने दिन बाद 20 तारीख, 20 तारीख कितने दिन बाद 3 दिन बाद, मतलब इसमें 3 और ऐड करेंगे तो ये जाएगा 23 दिन, 23 तारीख हो जाएगी। अब हम वार ज्ञात करते हैं
तो इसको माइनस करना पड़ेगा। हम पहले भी बता चुका मैं आपको यहाँ। तो 23 माइनस 1 कितना हो गया 22। जो 22 दिन बच रहे अपने पास। इन 22 दिन में अगर हम विषम दिन ज्ञात करते हैं तो मैंने आपको बता रखा है 7 से डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ 22 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, भाग दे रहा हूँ। तो फिर मुझे यहाँ से विषम दिन कितनी बार गया, 1 7 7 2 7 14 3 7 21 कितना बचेगा विषम दिन, 1 शेष बचेगा। तो विषम दिन कितना बचा मुझे बताओ, एक दिन शेष बचा। यहाँ क्या है सोमवार, तो सोम से आगे क्या जाएगा मंगलवार, ये मंगलवार या सोम से आगे मंगलवार। आगे चलते हैं, ठीक। आगे चलो, यहाँ देखो ये 1 8 8 2 8 16 3 8 24, 8 को मैंने 3 से गुणा किया, गुणा करके फिर मैं उसका डबल कर रहा हूँ, यानी 2 से गुणा किया तो कितना मिल गया 48। सेम ऐसे 12 को यहाँ मैं गुणा कर रहा हूँ 5 से, 5 12 कितना गया 60 मिल गया। 60 का डबल करो, 60 का डबल करके कितना हो गया 120। ऐसे ही यहाँ 10 को 80 किसका डबल होता है 40 का, तो फिर यहाँ इसका मतलब क्या आएगा 4 आ जाएगा, क्या जाएगा यहाँ 4, यानी 10 को मैं 4 से गुणा करूंगा कितना मिल गया 40, और इस 40 में मैं क्या करूंगा डबल करूंगा तो आ जाएगा 80। अब जैसे देख लो, अगर दूसरे तरीके से देखना चाह रहे हो तो ऐसे देखो, अगर मैं यहाँ x मान लेता हूँ, क्या मान लूँ x, तो 10 इंटू एक्स कितना मिलेगा मुझे 10x। मैं इसे क्या करूँगा डबल करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे 80। अब यहाँ देखना 10x, तो ये कितना में गुणा करते 20x बोले तो 80, और x का मान ज्ञात करेंगे तो 80/20, x बराबर क्या जाएगा यहाँ हो जाएगा 4। आंसर कितना आएगा अपना 4। आगे चले, देखो एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। हम जानते हैं पासे में क्या होता है, एक पासे में कितने अंक होते हैं 10 पढ़ा हुआ आपने, 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल अंक कितने हुए, तो कुल अंक हो गए 6, ठीक। वो किसी पूछ रहा है सम संख्या की पूछ रहा है, किसी पूछ रहा है वो सम संख्या की, तो सम संख्या कौन कौन सी हुई 2 4 और 6, तो सम संख्या कितनी 1 2 3, कितने हो गए 3। अब क्या पूछ रहा है प्रायिकता पूछ रहा है, तो हम जानते हैं प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये आपने पढ़ा होगा, जैसे में याद आया कुछ, देखो अनुकूल परिणाम जैसे हम चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं सम संख्या चाह रहे हैं, सम संख्या कितनी है 3, और कुल परिणाम टोटल अंक कितना है 6, तो 3/6 बोले तो 1/2, हाँ आया ये रहा 1/2, ठीक। आगे चलिए, आगे चलो, यदि 4 दर्जन संतरों की लागत 166 रुपए है, 4 दर्जन, तो हम जानते हैं 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 4 दर्जन कितना गया 48, 48 संतरों 48 संतरों की लागत कितनी हो जाएगी 166 रुपया। तो 3 संतर की पूछा है ना, तो 3 की निकाल लो, तो निकालेंगे 166/48, जिसकी पूछता है उससे गुणा करते हैं 3 से करेंगे, 3 से कट गया है देखो, एक क्या 3, एक बार, एक बचे 6 क्या 18, 16 16 की छुट्टी, एक बार 10 रुपया आ जाएगा, हाँ है 10 में से है ही नहीं, नहीं 10 रुपया आ जाएगा, नन ऑफ दिस इनमें से कोई भी नहीं। अब इसके जो क्वेश्चन बच रहे हैं मैं उसको मॉडल नंबर 2 को जो सब जो सोल्यूशन लेके आऊंगा उसके पहले मैं उनको मेंशन कर दूंगा उसमें, ठीक है। आज के लिए इतना ही खूब है, मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इसलिए इस वीडियो को अपने जो बेस्ट वाले भाई हैं उन तक शेयर जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।